चलिए दोस्तों, अब हम लोग 16 नंबर जो सेट है 16 नंबर सेट को देखेंगे। कल जो है हम लोग 15 तक देखा थे, अब 16 नंबर देखेंगे। इसी तरह से दोस्तों जो बारी बारी जो है ना हम 15-15 सेट लेके आ रहे हैं और आपका समझिए कि 3700 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। और एक और भी वीडियो ये बनेगा जो ये साइंस से ही है, जो पूरा बनने के बाद एक ओवरऑल वीडियो एक बनेगा। फिर उसके बाद जो है कि आपका जीके जीएस का माने सामान्य विज्ञान तो हो गया, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन चलेगा। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 16 नंबर सेट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 16 नंबर सेट स्टार्ट करते हैं। ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे जो है ना अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ। ठीक है, आगे है दोस्तों यहाँ कि ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ध्वनि का अध्ययन स्कॉस्टिक कहलाता है। ठीक है, ध्वनि का जो अध्ययन है स्कॉस्टिक कहलाता है। आगे है दोस्तों कि ध्वनि में हवा में ध्वनि का वेग जो होता है ना कितना होता है, तो ये है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे है, तो यहाँ से देखते हैं। आगे है दोस्तों कि जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो ये दुगुनी हो जाएगा। ठीक है, दुगुना हो जाएगा। आगे है दोस्तों यहाँ देखिए कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो श्रव्य जो तरंगे हैं इसकी आवृत्ति दो दो 20 से 20,000 हर्ज होता है। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ज। आगे है दोस्तों कि ध्वनि तरंगे किसमें संचरण नहीं कर सकती है, तो ध्वनि जो है ना निर्वात में नहीं चल सकती है। आगे है दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, ध्वनि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो है ना डेसिबल है। ठीक है, डेसिबल हो गया। आगे है कि साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, तो साधारण जो बातचीत है इसके ध्वनि की तीव्रता की जो होती है तीव्रता ये 30 से 40 होती है। ठीक है, डेसिबल में। आगे दोस्तों कि पराबैंगनी किरण, देखिए यहाँ पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था, ये रीटर किया था, जोहान्स रीटर ने किया था पराबैंगनी किरण का खोज। आगे है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है ना दोस्तों अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ। यहाँ देखिए आगे है कि सोनार सोनार तकनीकी में किसका उपयोग होता है, तो सोनार तकनीकी में जो है ना जिसका उपयोग होता है वे है प्रस्रव्य तरंगे। ठीक है, प्रस्रव्य का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रावेट किरण। आगे है दोस्तों तरंगे हो गया। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी जो है 17 मीटर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 17 मीटर याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है। आगे दोस्तों आगे है कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंगदैर्घ्य जो है ना दोस्तों इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का मीटर होता है। आगे है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, डॉपलर प्रभाव जो है ना ये ध्वनि से संबंधित है, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से। आगे है यहाँ पे देखिए कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो ये आपका 1/10 सेकेंड तक रहता है। यहाँ है ध्वनि का तरातो किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का जो तरातो है दोस्तों ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे है कि किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो तरंग लंबाई जो है ना सबसे अधिक आपका रेडियो तरंग का हो जाएगा। ठीक है ना, रेडियो तरंग का हो जाएगा। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ठोस में जो है ना सबसे ज्यादा होता है, ठोस में ध्वनि की चाल। वैसे इस बात में जो है ऑप्शन के अनुसार होगा। आगे है दोस्तों कि कॉस्मिक किरणें होती है, तो कॉस्मिक जो किरणें हैं दोस्तों ये आवेशित कण होती है। ठीक है, कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होती है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है, दूर संचार के लिए जो तरंग है ये माइक्रोवेव है। ठीक, माइक्रोवेव। आगे है दोस्तों कि ध्वनि तरंगे गमन करती है, तो ध्वनि तरंगे जो है ना लंबवत गमन करती है, लंबवत। आगे है यहाँ पे देखिए कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तरंग जो है ना दोस्तों अनुप्रस्थ है, जो उधर भी देखे थे हम लोग। यहाँ देखिए आगे प्रस्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ध्वनियों की आवृत्ति होती है, तो प्रस्रव्य ध्वनियों की जो आवृत्ति होती है दोस्तों ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, अल्ट्रा
इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक किरण, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो एक्स किरणें के रॉन्टजन ने किया था एक्स किरण। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए कई बार पूछा ये बोला। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है अ, कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाती है, मैंने हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? कोई लड़की जो है ना झूला झूलते हुए खड़ा हो जाती है तो ये आवर्तकाल इसका घट जाएगा। ठीक है, आगे है कि गर्मी लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? ठीक है, तो गर्मी में सुस्त होने का कारण है जो ना इसमें गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए ये सुस्त हो जाती है। 3 नंबर हो जाएगा। आगे है कि किसी लोलक की लंबाई चौगुनी 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो है कितना हो जाएगा? तो ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसमें सीधे रूट लग जाता है। आगे है दोस्तों कि ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगे जो है ये परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। आगे है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है फोटोन की बनी होती है। आगे है दोस्तों कि हमारा कान सुन सकता है, तो हमारा कान जो है ना प्रश्रव्य तरंग को सुनता है। सॉरी, श्रव्य श्रव्य तरंग यानी ऑडिबल ध्वनि को सुनता है, ऑडिबल का श्रव्य। आगे है दोस्तों कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति किस कारण बढ़ जाती है? तो ये कारण जो है ना किस कारण बढ़ता है? ये डपलर प्रभाव के कारण जो है ना ये बढ़ जाता है, डपलर प्रभाव। आगे है दोस्तों, जल में ध्वनि की चाल होती है, तो जल में जो है ना ध्वनि की चाल कहेगा दोस्तों, तो ये हो गया 1483। ठीक है, 1483 हो जाएगा जल में ध्वनि की चाल। आगे है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होता है? तो सबसे कम जो ध्वनि की चाल है निर्वात में सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम ध्वनि की चाल, सॉरी, हाँ ध्वनि की चाल तो सबसे कम निर्वात में होता है। न्यूनतम बोल रहा है मैंने कि माध्यम में न्यूनतम माने कम होता है गैस में, इसमें तो निर्वात में तो ध्वनि का चाल ही नहीं होता है, तो ये इसमें तो गैस ले रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि यह आंसर इसका क्या होगा। देखिए ध्वनि निर्वात में इसका कोई चाल नहीं होता है, ध्वनि का चाल नहीं होता है निर्वात में। यहाँ सबसे न्यूनतम बोला है माध्यम में, न्यूनतम तो ये गैस इसके अनुसार लिया है, लेकिन निर्वात में नहीं इसका ध्वनि का चाल गुजरता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। आगे है दोस्तों कि एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? तो ये तरंगदैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रम। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर हो गए, 17 नंबर सेट। यहाँ पे देख लीजिए 17 नंबर ये सेट हो रहा है कि बर्फ की गलनांक कितना है? बर्फ की गलन उष्मा होती है, तो बर्फ का जो गलन उष्मा है दोस्तों ये 80 कैलोरी ग्राम होता है, प्रति ग्राम होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। आगे है दोस्तों, यहाँ है कि ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ताप का जो होता है केल्विन होता है। ठीक है, ताप का केल्विन होता है। आगे है कि ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बढ़ता है, ताप बढ़ेगा तो आर्द्रता भी बढ़ेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है दोस्तों ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक ना चांदी है। ठीक है, आगे है दोस्तों यहाँ कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 गुने 10⁻² जून होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है दोस्तों ये 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। आगे है देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, यानी क्यों पक जाता है जल्दी? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है ना पानी के क्वथनांक बढ़ जाता है, 1 नंबर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान क्या होता है? तो सूर्य का जो बाहरी सतह का तापमान है दोस्तों ये 6000 केल्विन होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो पैरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों ये है आपका उच्च ताप को मापने के लिए पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि परम शून्य ताप, यानी कि परम शून्य ताप का मान क्या होता है? तो ये हो जाएगा -273। ठीक है,
ये है ना परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस। आगे है दोस्तों कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाना समान होता है, तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे बताएंगे कि पानी का क्वथनांक होता है, तो पानी का जो क्वथनांक है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 373 केल्विन पानी का क्वथनांक होता है। बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, तो बोलोमीटर का प्रयोग जो है दोस्तों ये उष्मीय 3 नंबर हो जाएगा इसका, उष्मीय विकिरण के मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों कि अपेक्षित आर्द्रता का मापक है, यानी कि अपेक्षित आर्द्रता का जो मापक है ये हाइग्रोमीटर हो जाएगा। आगे है कि बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा, तो बर्फ पर दाब बढ़ने पर इसका गलनांक घट जाता है, कई बार पूछा है ये। MRI मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो MRI मशीन में जो ना तरंग का प्रयोग किया जाता है चुंबकीय तरंग का। थर्मल किसका इकाई है, तो थर्म किसका है, तो थर्म जो इकाई है दोस्तों ये ऊष्मा का इकाई है थर्म। आगे है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को जो कहते हैं ना विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। आगे है दोस्तों कि वायु में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, तो वायु में ये आर्द्रता कहलाता है, वायु में जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता। आगे है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो ये होगा निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो प्रकाश के वेग को जो ना ये रोमर ने मापा था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है कि पारा जमता है, जो पारा है ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, तो ये घट जाता है गलनांक। आगे है कि विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये जो है ना जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन, यानी कि जूल किग्रा केल्विन ये होता है, 1 नंबर हो जाएगा। आगे है कि केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, केल्विन पैमाने पर जो है 373 केल्विन होता है। आगे है दोस्तों कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो क्या होगा, तो ये जो होगा दोस्तों क्या है कि पहले घटेगा, ठीक है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर। आगे है कि ऊष्मा के संचार की विधि है, ऊष्मा का जो संचार का विधि है दोस्तों ये सभी है, यानी कि संवहन चालन विकिरण सभी है, ठीक है। आगे यहाँ पे है कि सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है, सभी गैसें जो है ना शून्य आयतन घेरती है, ये -273 डिग्री सेल्सियस पर। आगे है दोस्तों कि पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है, तो सूर्य की जो ऊष्मा है ये विकिरण विधि के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है। यहाँ पे है आगे कि विद्युत केतली में पानी किसके कारण गर्म होता है, विद्युत केतली में जो है ना ये सम्मोहन के कारण गर्म होता है। आगे कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, ठीक ना, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। आगे है कि निम्न में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है ये समुद्र का जो है ना पानी है। आगे है दोस्तों कि वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है, तो वाष्पीकरण की दर जो है ना ये द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर करती है। आगे है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आगे है यहाँ पे दोस्तों कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होता है, ठीक है, इसमें 2 नंबर हो जाएगा, भाप में गुप्त ऊष्मा पाया जाता है। आगे है दोस्तों कि रुद्रोष्म परिवर्तन में क्या होता है, तो रुद्रोष्म परिवर्तन में जो होता है दोस्तों ये ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, इसमें ऊष्मा अपरिवर्तित। अब अगला जो सेट है दोस्तों हम लोग 18 नंबर सेट को देखते हैं। 18 नंबर है इस साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगी जो बिहार के तैयारी कर रहे हैं BE SSC,
या आपका कोई भी एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो लाल का होता है, जो हम लोग उधर भी पढ़े थे। ठीक है, आगे है दोस्तों यहाँ पे कि प्रकाश का रंग निश्चित होता है। तो प्रकाश का रंग जो है ना, ये तरंगदैर्घ्य से निश्चित होता है। आगे है कि प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशित तंतु जो है ना, ये विसरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है वो कौन सा है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला बैगनी है। आगे है दोस्तों, आगे यहाँ पे कि आकाश का रंग नीला किस कारण प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग जो है ना, प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है कि आपका बैगनी का, और सबसे अधिक लाल का। आगे है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण का जो है ना, अनंत होता है। ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। आगे है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो साइड मिरर के रूप में जो है ना, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो इंद्रधनुष जो बनता है दोस्तों, अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है इंद्रधनुष। आगे है कि प्राथमिक या मूल रंग कहलाते हैं। तो ये सभी है, यानी कि लाल, नीला और हरा, ये सभी प्राथमिक रंग है, यानी मूल रंग है। आगे है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मैंने किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये ऊंचाई जो होना चाहिए, ये आधा होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई के आधा होना चाहिए। आगे है दोस्तों कि किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो अपवर्तनांक सर्वाधिक जो होता है, बैगनी का होता है, और कम हो गया लाल का। आगे है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है ना, इसके इस पर काम करता है। आगे है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों की हेडलाइट में है दोस्तों, ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है, तो ये हरा बीच में होता है, सबसे बीच में हरा रंग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है ऐसे बेजानी, हैप्पी, नीला, याद रखिएगा, ये रंगों का क्रम हो गया। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इस सातों में बीच में होता है हरा। आगे है कि सूखा बालू चमकीला जबकि गीला बालू धुतिहीन दिखता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है दोस्तों, ये परावर्तन के कारण दिखाई देता है, परावर्तन। आगे कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, ये अनंत बनेगा। आगे है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत प्रकाश जो है ना दोस्तों, ये 7 रंगों के मेल से बनता है। ठीक है, 7 रंगों के मेल से। आगे है कि श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे है कि दर्पण में कलई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है कलई के लिए। आगे है कि टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग होता है? तो टेलीविजन जो है ना दोस्तों, इसमें प्राथमिक जो रंग है, प्रथम माने कि लाल, नीला, नीला और हरा, ये प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन है तो J.L. वेट्स है। ठीक है, ये 3 नंबर हो जाएगा, J.L. वेट्स। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिए कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों, ये आपका सभी है सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बना होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों यहाँ देख लीजिए कि जब प्रकाश की किरण वितरण माध्यम से, सॉरी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो होता है, क्या होगा? तो ये जो है ना दोस्तों, ये अभिलंब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। आगे है आपका कि सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
तो सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे है कि पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो ये कला होता है जो हम लोग उधर भी देखे हैं, ठीक है। पृथ्वी से देखने से आकाश, सॉरी, पृथ्वी से देखा जा रहा है, ठीक ना है। तो ये अंतरिक्ष से देखा जाता है तो पृथ्वी जो है ना काला दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी से आकाश को देखा जा रहा है तो नीला दिखाई देता है। ये तो पता ही है, आप लोग देखे भी हैं या देखते भी हैं, तो नीला दिखाई देता है। आगे है प्रकाश का रंग होती है। तो प्रकाश तरंग होती है, सॉरी, प्रकाश तरंग जो है ना ये अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है ध्वनि वाला। आगे है कि जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो इसकी चाल क्या होगा। तो चाल जो है ना घट जाएगा, ठीक है। जब वायु से कांच में जाएगा तो चाल घट जाएगा। आगे है दोस्तों कि साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। तो साबुन का बुलबुला जो है ना प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण ये रंगीन दिखाई देता है। आगे है दोस्तों कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है ना नरेंद्र कपानी किया है, ठीक है ना। आगे है दोस्तों कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई जो देते हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ पे है कि सूरज की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। तो सूरज का किरण की जो तीव्रता है ये आपका एक्टियोमीटर से, ठीक है, एक्टियोमीटर से मापते हैं। आगे है दोस्तों कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में जो ना सभी है, उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया और वस्तु से छोटा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा इससे क्वेश्चन एक न एक रहता ही है। आगे है कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक है। तो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक जो है ना समतल दर्पण है। चलिए अगला सेट हम लोग 19 नंबर देखते हैं। चलिए 19 नंबर सेट में है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे है दोस्तों, चलिए आगे है यहाँ पे कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का जो आविष्कार है ये गैलीलियो ने किया है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूरबीन का आविष्कारक दोस्तों ये इसमें जो है ना हेंस लिपेंसी दे रहा है, हेंस लिपेंसी दे रहा है। आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा कि कौन है दूरबीन का आविष्कारक, ठीक है। ये दूरबीन का जो है ना हम लोग तो गैलीलियो पढ़े थे ना, ये हेंस लिपेंसी दे रहा है, ठीक है। ये हेंस लिपेंसी दूरबीन का आविष्कार है, नवीनतम आधुनिक दूरबीन का होगा, लेकिन इसे तो गैलीलियो किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि कैमरा का कौन सा भाग आंख की रेटिना की भांति कार्य करता है। तो कैमरा का जो ना ये भाग जो है ना दोस्तों फिल्म जो है ये आंख की तरह काम करता है। आगे है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर होता है। आगे है कि कैमरा में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो कैमरा में जो है ना ये उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है, ठीक है। कैमरा में आपका उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। आगे है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है। तो रेटिना पर जो रहेगा दोस्तों ये 1/10 सेकंड तक रहेगा। आगे है कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है ना 25 सेमी है, ठीक है ना। ये कभी पूछा है 25 सेमी। हाइपरमेट्रोपिया का तात्पर्य क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया जो है दोस्तों दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। आगे है दोस्तों की इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना ये ऊर्जा का इकाई है। यहाँ पे देखें तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीस्कोप का आविष्कार ये गैलीलियो किया था, सॉरी, टेलीस्कोप जो है ना गैलीलियो किया था, ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है। आविष्कार से क्वेश्चन हमेशा पूछता है दोस्तों, इसलिए याद रखेगा। नील या और रूस जो है ना नील और रूस ये इसने किया था इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। आगे है दोस्तों कि मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो
तो मानव आँख के जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक और उल्टा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है कि पानी में हवा का बुलबुला किस भांति कार्य करता है। तो पानी में जो हवा का बुलबुला है दोस्तों, ये अवतल लेंस की भांति काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है तो डायोप्टर होता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो मायोपिया से जो तात्पर्य है दोस्तों, ये निकट दृष्टि दोष। मायोपिया में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। आगे है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित जो करता है दोस्तों, आइरिस करता है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है दोस्तों कि नेत्र में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। ये कोर्निया को कहते हैं। ठीक है, कोर्निया याद रखिएगा, कॉर्निया। आगे है कि 1 किलोवाट घंटा का मात्रक 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का जो मान है दोस्तों, ये 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। आगे है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। विद्युत चालकता का जो यूनिट है दोस्तों, ये महो है। ठीक है, महो। आगे है कि ओम मीटर किसका मात्रक है। तो ओम मीटर जो मात्रक है, ये प्रतिरोधकता का ओम मीटर। आगे है दोस्तों कि प्रतिरोध का मात्रक होता है तो ये ओम होता है। ठीक है, आगे है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो ये विद्युत बल्ब एडिशन किया है, विद्युत बल्ब का आविष्कार। आगे है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता है दोस्तों, ये धनात्मक होती है। ठीक है ना, धनात्मक, उत्तल लेंस धनात्मक। आगे है दोस्तों कि जारा दृष्टि दोष। जारा दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये द्विफोक्सी लेंस, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है कि फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है। फ्यूज तार जो है ना, ये शीशा और टीन का मिश्रण होता है। देखिए जहां भी हम बोल रहे हैं पूछा हुआ है तो एकदम पूछा हुआ है, क्योंकि माइंड में है, सब पढ़े हुए हम। विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है, ये निम्न होता है। ठीक है, निम्न गलनांक विद्युत फ्यूज का होता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि विद्युत धारा किससे मापी जाती है। तो विद्युत धारा जो है ना दोस्तों, ये आमीटर से मापा जाता है। आगे है दोस्तों कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन का गलनांक जो है ना 3422 डिग्री सेल्सियस है। आगे है दोस्तों कि विद्युत धारिता का मात्रक, एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। तो ये फैराडे होता है, धारिता का फैराडे। आगे है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है। तो प्रेरण के सिद्धांत पर ये मोमबत्ती काम नहीं करता है, बाकी सब करता है। आगे दोस्तों कि विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग जो है ना काला होता है। हीटर का तार किसका बना होता है। तो ये हीटर का जो है ना नाइक्रोम का बना होता है। आगे है दोस्तों कि आदर्श वोल्ट का प्रति आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो ये अनंत होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये अनंत होता है। आगे है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो ये एमीटर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एमीटर। आगे है दोस्तों कि लघुपतन लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो ये जो मान होगा दोस्तों, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाता है। आगे है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो ये टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। ठीक है, टंगस्टन का। आगे है कि वर्धनता रोग में व्यक्ति किस रंग में विभेदन नहीं कर पाता है, यानी कि किस रंग को नहीं पहचान पाता है। तो ये लाल और हरा को नहीं पहचान पाता है। आगे है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो लेंस का जो चश्मा का प्रयोग किया जाता है, ये उत्तल लेंस का। आगे है दोस्तों, आगे है आपका कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करेगा। तो ये लेंस का चश्मा का प्रयोग ये अवतल लेंस का पड़ेगा, यानी कि अवतल लेंस निकट दृष्टि में और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग 20 नंबर सेट को देखते हैं। 20 नंबर सेट में जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर जो है ना, ये एसी वोल्टेज का
उपचयन या अपचयन करने के लिए, ठीक ना। यानी कि एसी को जो है ना अधिक या कम करने के लिए, एसी को उच्च वोल्टेज या निम्न वोल्टेज में लाने के लिए जो है ना ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों कि परिवर्तित विद्युत धारा को दृष्ट विद्युत धारा में परिवर्तन करता है। तो परावर्तित विद्युत धारा को दृष्ट धारा में जो परिवर्तित करता है ये रेक्टिफायर होता है, ठीक है ना। रेक्टिफायर ने एसी को डीसी में। आगे है दोस्तों कि शुष्क सेल की क्षमता होती है। शुष्क सेल की जो है ना क्षमता दोस्तों ये 1.5 वोल्ट होता है। आगे है दोस्तों कि सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है। तो सेल में जो संग्रहित ऊर्जा है दोस्तों ये ऊर्जा आपका रासायनिक ऊर्जा है, यानी कि जो सेल बैटरी है उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। विद्युत चालकता की इकाई क्या है? फैराडे होता है ये, सॉरी मोह हो गया, ठीक है। चालकता का मोह उधर भी पड़ जाते हैं, विद्युत चालकता का मोह। आगे है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय जो क्षेत्र है इसका जो एसआई मात्रक है दोस्तों टेस्ला है, ठीक है, टेस्ला। आगे है कि चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने से, गर्म करने से, ये दोनों से होगा, ठीक ना। ये दोनों से आपका चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने और गर्म करने से। आगे है कि त्वरित चालक किसके बनाए जाते हैं? तो त्वरित जो चालक है ये तांबा को बनाया जाता है, तांबा का। आगे है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ये है आपका शॉकले है, शॉकले, डब्ल्यू शॉकले जो है ना ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे। आगे है दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है ये डायनेमो है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। डायनेमो और जनरेटर दोनों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का जो आविष्कार है दोस्तों ये ग्राहम बेल ने किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है ये। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है। चुंबकीय सुई का संकेत मैंने क्या है? तो संकेत जो करती है चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण, उत्तर दिशा को संकेत करता है, ठीक है, उत्तर दिशा याद रखेगा। आगे है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? तो विद्युत धारा का जो अवलोकित जो किया था ये आपका हो जाएगा, ये है ऑस्टेड किया था। आगे है दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की जो मात्रा वेबर है, ठीक है। आगे है कि सोल सेल में किस मैंने सौर सेल में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल में, ठीक है, सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होगी? तो ताप बढ़ेगा तो ये इसका चालकता भी बढ़ने लगेगा। आगे है दोस्तों कि गर्म करने पर अर्धचालकता का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये गर्म करने पर ही घटता है, प्रतिरोध घटेगा, चाल बढ़ेगा, ठीक है, चालकता बढ़ेगा। आगे है देखिए डीसी को एसी में बदलने का कार्य कौन करता है? तो डीसी को एसी में बदलने का जो कार्य है ये इन्वर्टर करता है, और एसी को डीसी में रेक्टिफायर। चलिए आगे है दोस्तों कि लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। तो लेक्लांसे में जो प्रयुक्त किया जाता है ये अमोनिया क्लोराइड को प्रयोग किया जाता है। आगे है कि अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। तो अस्थायी चुंबक का जो निर्माण किया जाता है नर्म लोहा से किया जाता है, अस्थायी रूप से इसका निर्माण। अस्थायी चुंबक का निर्माण किससे किया जाता है? अस्थायी चुंबक का जो निर्माण है इस्पात से किया जाता है। आगे है दोस्तों कि अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। तो ये शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। सीसा संचयक बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसमें बैटरी में। आगे है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माइकल फैराडे किया था, ये सब याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, आगे है यहाँ पे देखिए कि शुष्क सेल किस प्रकार का सेल होता है? तो ये प्राथमिक सेल होता है, शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। आगे है
कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ध्वनि को विद्युत में जो बदलता है ये माइक्रोफोन बदलता है। आदर्श वोल्ट का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श वोल्ट का जो प्रतिरोध है ये अनंत होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक किस दिशा को इंगित करता है? तो लटका हुआ जो चुंबक है उत्तर और दक्षिण को इंगित करता है। आगे है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस जो है ना गॉस होता है, गॉस। आगे है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राकृतिक चुंबक होता है। तो प्राकृतिक चुंबक जो है ना ये लोहा का ऑक्साइड होता है, लोहा का ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड। आगे है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो त्वरित चालक का जो आविष्कार है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आगे के फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो किसकी दिशा का पता लगाया जाता है इसमें? तो प्रेरित धारा का दिशा पता किया जाता है उससे। आगे है दोस्तों कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। तो टेलीफोन लाइन में जो है ना विद्युत ऊर्जा होता है। ठीक है, आगे है कि ट्रांसफार्मर किस परिपथ में प्रयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर जो है ना केवल एसी परिपथ पर कार्य करता है। ठीक है ना, एसी परिपथ। आगे है दोस्तों कि विद्युत सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो कैथोड जो होता है ना ये जस्ता का बना होता है। विद्युत सेल का जो एनोड है दोस्तों, तो एनोड किसका बना होता है? तो ये कार्बन का बना होता है। एनोड कार्बन और जो है कैथोड जस्ता का। आगे है दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये हो गया सितार, यांत्रिक को ध्वनि में बदलता है सितार। चलिए अगला नंबर सेट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। चलिए दोस्तों 21 नंबर सेट हम लोग देखते हैं। 21 नंबर में है आपका कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्लक्स का जो है ना वेबर होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि यहाँ पे है कि गामा किरणें जो है ना, गामा किरणों का नामकरण किसने दिया था या किसने किया था? गामा किरण का जो है ना आपका ये रदरफोर्ड ने किया था। आगे है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये ऋण आवेशिक कण होता है, ऋण आवेशिक कण इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका नाभिकीय विखंडन, ये परमाणु बम जो काम करता है दोस्तों ये जो है ना आपका नाभिकीय विखंडन पर भी काम करता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम काम करता है। आगे है कि रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का जो है ना ये टेलर किया था ना, रडार का आविष्कार एच टेलर ने किया है। चलिए आगे है दोस्तों कि पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण क्या है? 90 डिग्री का होता है। ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री का होता है। आगे कि रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रडार जो है ना दोस्तों ये रेडियो तरंग के सिद्धांत पर, रेडियो तरंग के परावर्तन पर काम करता है। ठीक है ना, परावर्तन पर। आगे है कि न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या है? तो ये न्यूट्रॉन जो है ना आवेशहीन जो कण है ये न्यूट्रॉन है। आगे दोस्तों यानी कि उदासीन है। किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो वेधन क्षमता है ये दोस्तों आपका गामा का है। ठीक है, गामा का है। आगे कि परमाणु बम में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? परमाणु बम में जो प्रयुक्त होने वाला तत्व है ये दोनों है, यानी कि यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 339। ये हिरोशिमा और नागासाकी पर प्रयोग किया गया था यही सब पर। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये कलपक्कम हो जाएगा। 1 मिनट, ये जो है ना आपका तारापुर है, महाराष्ट्र वाला तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक, और कलपक्कम तमिलनाडु का है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है? तो रेडियो का जो है ना ये रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बेकलर किया है। नरोरा वाला याद रखेगा, उत्तर प्रदेश का है, पिछला बार ये इंटर स्तरीय में पूछा हुआ है। आगे दोस्तों की होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया है? तो होलोग्राफी का आविष्कार जो है ना ये डेनिस गरोबर जो है ना ये है ना डेनिस गबोर जो है ना इन्होंने
आपका होलोग्राफी का आविष्कार किया। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे है कि पुरानी चट्टानों की जानकारी किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो पुरानी जो चट्टान है इसको जाना जाता है ये यूरेनियम विधि डेटिंग विधि से जाना जाता है। आगे है दोस्तों कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो ये उत्सर्जित जो करता है ये सभी यानी अल्फा बीटा गामा तीनों को उत्सर्जित करता है। आगे है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन जो बम है दोस्तों ये आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। आगे है कि कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो है गामा उत्सर्जित करता है, गामा किरण को, यह कोबाल्ट 60। आगे है दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है, नाभिकीय विखंडन में, तो यह न्यूट्रॉन जो है ट्रिगर होता है। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है। तो ये एंडरसन पॉजिट्रॉन का खोज किया है। आगे है दोस्तों कि कौन सा तत्व रेडियो सक्रियता तत्व नहीं है। रेडियो सक्रियता तत्व जो है ना कौन सा नहीं है, तो ये जर्कोनियम नहीं है, बाकी सब है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेजर बीम का प्रयोग होता है। तो लेजर बीम का जो प्रयोग है ना आंख की चिकित्सा में किया जाता है, लेजर बीम का प्रयोग। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया है। तो हाइड्रोजन बम को जो ना एडवर्ड टेलर ने विकसित किया है। आगे है दोस्तों कि रडार का पूरा नाम क्या है। तो रडार का जो पूरा नाम है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है ना ये रडार का फुल फॉर्म है। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रिनो का जो खोज किया है ये दोस्तों पाउली किया है न्यूट्रिनो का। आगे है देखिए यहाँ पे रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। तो रेडियो सक्रियता का जो मात्रक है दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्यूरी। ठीक है, क्यूरी प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है ना, ये आपका द्रव्यमान की संख्या कहलाता है। आगे है कि जीव के अवशेषों की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है। तो जीव का अवशेष का आयु जो है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा लगाया जाता है। आगे है कि कार्बन 60 का प्रयोग किया जाता है ये कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, आगे है यहाँ पे कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन है ये, यहाँ परमाणु संलयन देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका परमाणु संलयन। आगे हो गया कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो ये थोरियम सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में उपलब्ध है, वो भी केरल में। आगे है दोस्तों यहाँ देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है गामा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नाभिक की त्रिज्या होती है। तो नाभिक का जो त्रिज्या है दोस्तों ये 10⁻⁻15 होता है त्रिज्या। आगे है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो नाभिक में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर करता है। आगे है कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था। तो प्रोटॉन का जो नामकरण है ये आपका रदरफोर्ड किया है नामकरण। आगे है दोस्तों कि परमाणु विद्युत होता है। परमाणु विद्युत जो है ना ये आपका उदासीन होता है। विद्युत रेखा पर नमन कोण कितना होता है। तो विषुवत रेखा पर नमन कोण जो है ना ये 0 डिग्री का होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री का होता है, यानी विषुवत रेखा 0 से गुजरता ही है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। तो त्रिविमीय चित्र जो है होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला हम लोग टॉपिक को देखते हैं। ये हो गया आपका 22 नंबर 22 नंबर सेट देखते हैं। आज जो सेट देखेंगे हम लोग 1 से 15 से 30 तक। ठीक है, आगे है दोस्तों कि भारत की स्पेस एजेंसी जो है ना उसका नाम क्या है। तो इसरो है। देखिए इसरो भारत का है, ये चाइना का है, DRDO भी भारत का हो गया और नासा जो है ना ये नासा आपका अमेरिका के है। ठीक है, तो ये स्पेस बोल रहा था, स्पेस DRDO जो है ना ये
रक्षा से संबंधित है, लेकिन स्पेस से आपका इसरो है। ठीक है, अब है इसरो का मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। आगे है कि भारत के रॉकेटमैन के नाम से जाने जाते हैं। तो भारत का रॉकेटमैन किसको बोला जाता है, तो ये के-सिवन को रॉकेटमैन बोलते हैं। ये इन्हीं के समय में चंद्रयान सेकंड गया था। और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन सब है जो करंट के रूप में इंक्लूड किया है। तो याद रखिएगा, रितु करिघर, रितु करिधल जो है ना, इनको रॉकेट वुमन बोलते हैं, यानी कि रॉकेट महिला इंडिया बोला जाता है, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया, रितु करिघल। आगे है कि अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है, तो अंतरिक्ष का जो पितामह है दोस्तों, ये विक्रम साराभाई को माना जाता है। आगे है कि भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, तो भारत में जो निर्मित पहला उपग्रह था जो दोस्तों, ये आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट भारत में निर्मित था। ठीक है, लेकिन इसको सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। आगे है दोस्तों कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था, तो ये 75 में किया था, आपका 19 अप्रैल 1975 को इसको छोड़ा गया था। ठीक है, आगे है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री ये इंदिरा गांधी थी। ठीक है, याद रखेगा, ये इस टाइप से पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। 75 में इंदिरा गांधी ही थी, याद रखेगा। आगे है कि मंगल मिशन यानी मॉम किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो मॉम जो है ना, ये आपका 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था, और सितंबर में ये पहुंचा था 14 में। चलिए आगे है दोस्तों कि स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, तो स्पेस एक्स जो है ना, ये अमेरिका का प्राइवेट एजेंसी है जो एलन मस्क का है। आगे है दोस्तों कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1 नंबर हो जाएगा। और ये अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये दोनों हो जाएगा दोस्तों। देखिए, एक इंग्लिश में दे दिया है, एक हिंदी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हो जाएगा। ऐसे में देखिए, एग्जाम है तो उसमें कोई कितना भी हल्का क्वेश्चन हो, उसको 2 बार जरूर पढ़ के बनाइएगा। ऑप्शन को पूरा पढ़ना है। देखिए, ऐसे में एक गलत यहाँ हो जाता तो फिर दिक्कत होगा, एक से आप कितना पीछे जाते हो सके रिजल्ट भी नहीं आता। आगे क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो आर्यभट्ट जब लॉन्च किया गया तो उस समय इसरो का जो अध्यक्ष था, ये सतीश धवन थे। ठीक है, सतीश धवन। आगे है दोस्तों कि भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन है, तो भारत का पहला जो शैक्षणिक उपग्रह था दोस्तों, ये आपका इधर है, देखते हैं 1 मिनट। ये हाँ, ईडूसैट है, ये अभी हाल फिलहाल में इसे छोड़ा गया था ईडूसैट को, ध्यान दीजिएगा, इसलिए पूछेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला संचार उपग्रह, तो संचार उपग्रह की बात करें तो दोस्तों, ये एप्पल हो जाएगा संचार उपग्रह। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है, तो भारतीय मूल की प्रथम महिला जो कल्पना चावला गई थी, 2003 में इनका देहांत हो गया। आगे कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन था, तो अंतरिक्ष में जो जानवर गया था, ये लाइका नाम की कुतिया अंतरिक्ष में गई थी। आगे है कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान जो 2 था, ये 22 जुलाई 19 में लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान सेकंड को। चंद्रयान सेकंड मिशन के लैंडर का क्या नाम था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये विक्रम नाम था। चंद्रयान सेकंड का मिशन को के रोवर का नाम बताना है। अब रोवर का क्या नाम था, तो रोवर का जो नाम था दोस्तों, ये प्रज्ञान नाम था, प्रज्ञान। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ना दोस्तों, ये आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये यूरी गागरिन। ठीक है ना, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति बोलेगा तो यूरी गागरिन, और भारत के राकेश शर्मा। आगे है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला में वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूस की जो थी, ये गई थी। ठीक है, भारत के कल्पना चावला। आगे है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले एशियाई थे दोस्तों, फाम तुआनपे थे,
हामतुआन पे। आगे है देखिए यहाँ पे कि PSLV का पूर्ण रूप क्या है। तो PSLV का जो है ना पूर्ण रूप ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, 2 नंबर आंसर हो गया। पूछता है फुल फॉर्म, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये याद ही रखिएगा। क्वेश्चन है GSLV का पूर्ण रूप क्या है। तो GSLV का ना है ये आपका जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, तो ये इसका 1 नंबर हो जाएगा। आगे है दोस्तों यहाँ पे कि मंगलयान मिशन रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो मंगलयान जो मिशन है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो ये होगा PSLV C-25, याद रखिएगा PSLV C-25 से मंगलयान को जो है लॉन्च किया गया था। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये सब पूछेगा क्वेश्चन, एकदम इम्पोर्टेंट है भी। ये है PSLV C-11 से चंद्रयान 1 को 11 से। आगे है दोस्तों, आगे है कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसरो का जो आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। आगे है दोस्तों यहाँ पे कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो ये APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोला जाता है। देखिए यहाँ पे है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के तो अंतरिक्ष विक्रम साराभाई है। ठीक है ना, विक्रम साराभाई। आगे हो गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। तो ये है तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। चंद्रयान जो है ना फर्स्ट चंद्रमा पर कब लॉन्च हुआ था। तो ये चंद्रमा पर जो गया था ना, ये याद रखिएगा, ये 2008 में ही गया था, ये जुलाई में गया था। ठीक है, 5 सॉरी ये जो है आपका 14 नवंबर को गया था। ठीक है, 14 नवंबर 2008 को ये इसको छोड़ा गया था। आगे है दोस्तों कि पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है। पहला बोल रहा है तो EOS-3 है। ठीक है ना, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ये पूछेगा ही पूछेगा, EOS-3 है। ठीक है ना, ये पहला उपग्रह है तो पृथ्वी को अवलोकन करने के लिए गया था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग जो है ना ये पहला व्यक्ति थे। ठीक है, आगे है दोस्तों कि प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है। तो प्रथम जो अंतरिक्ष शटल था इसका नाम कोलंबिया था। ठीक है, आगे है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है। तो अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपित स्पुतनिक जो है ना ये 57 में प्रक्षेपित किया गया था, 1957 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है अंतरिक्ष में। था ये राकेश शर्मा सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। आगे है दोस्तों कि RBI ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीरें छापी थी। तो ये ना आपका 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट की तस्वीर था। यहाँ पे है दोस्तों कि जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है। तो जैक्सा जो है जापान का, इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये BPSC में, जैक्सा वाला। ठीक है, अब 23 नंबर हम लोग चलते हैं दोस्तों, 23 नंबर सेट। ठीक है, इसके पहले का सेट नहीं देखे आप लोग तो जाके देख सकते हैं, आपका प्ले लिस्ट में पड़ा है। आगे दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ कौन सा है। तो ये हो गया हीरा। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। तो ज्ञात तत्व जो है दोस्तों, 1 मिनट, ज्ञात तत्वों की कुल संख्या बोल रहा है तो ये हो जाएगा 118। ठीक है, 118 ज्ञात तत्व है। आगे है कि फोटोन होते हैं। तो फोटोन जो है प्रकाश की समूह को फोटोन सॉरी ये है ना ऊर्जा के बंडल को जो है ना ये आपको फोटोन बोलते हैं, ऊर्जा के बंडल को। आगे है दोस्तों कि किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है। तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को तय करता है। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या को तय करता है। आगे है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। आगे है दोस्तों कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है दोस्तों ये
आपका संयोजित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आगे है कि वायु किसका उदाहरण है। तो वायु जो उदाहरण है दोस्तों, ये मिश्रण का उदाहरण है। जल है एक, जल क्या है, तो जल जो है ना दोस्तों, ये आपका यौगिक है, जल यौगिक है, गैस क्या है, मिश्रण का उदाहरण है। आगे है कि हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक वाला जो है कई भी पूछा है, याद रखिएगा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हीलियम में होता है। आगे है दोस्तों कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो पदार्थ का जो सबसे छोटी इकाई है परमाणु कहलाता है। आगे है कि इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन होता है, सॉरी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ये याद रखिएगा। चलिए, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाता है। तो ये समभारिक कहलाता है, ठीक ना, समभारिक। अच्छा सॉरी, ये कह रहा है क्या है कि वे तत्व जिसका परमाणु संख्या जो है समान है परंतु द्रव्यमान भी नहीं है, तो समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, समस्थानिक याद रखिएगा, सॉरी समस्थानिक याद रखिए। आगे है दोस्तों, नाभिक के समीप अस्त कक्षा है, मैंने कक्षा जो है ना नाभिक के समीप कक्षा है। तो ये जो है ना नाभिक के समीप जो होता है दोस्तों आपका ये होता है, ठीक है ना, ये होता है। आगे है कि देखिए यह रसायन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो रसायन की जो उत्पत्ति हुई है यह कीमिया शब्द से हुई है, रसायन का उत्पत्ति। यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यौगिक का सबसे छोटी इकाई कहेगा दोस्तों तो ये अणु हो जाएगा। आगे है कि प्रोटॉन, अब प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन क्या है, तो ये धन आवेशित कण है प्रोटॉन। यहाँ देख सकते हैं कि संयोजित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो संयोजित इलेक्ट्रॉन जो है ना इसका अधिकतम जो संख्या है आपका 8 होता है, ठीक है ना। संयोजित जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसका अधिकतम संख्या 8 होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पीटी और मेंस के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा ये वीडियो। परमाणु के भीतर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या ये कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ये कोर इलेक्ट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये कहलाता है आपका परमाणु संख्या कहलाता है। आगे है दोस्तों की फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये है स्कंदन कहलाता है, स्कंदन। आगे है कि अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो ये विधि जो दो है, ये विधि है आपका आसवन विधि है जो अलग किया जाता है। आगे है दोस्तों कि कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व है। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला जो तत्व है दोस्तों प्लूटोनियम है, ठीक है, प्लूटोनियम है कृत्रिम रूप से। आगे कि आधुनिक रसायन का जनक किससे माना जाता है। तो आधुनिक रसायन का जो जनक है लेवोजियर है, लेवोजियर। आगे है दोस्तों कि द्रवों के मिश्रण को अलग करना कहलाता है। द्रवों के मिश्रण को अलग करना आसवन कहलाता है, आसवन कहलाता है। चलिए आगे है यहाँ पे देखिए कि प्रोटॉन की खोज किसने किया है। ये क्वेश्चन फिर से दीजिए, गोल्डस्टीन जो है ना गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज करता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है दोस्तों ये पॉजिट्रॉन कहलाता है। आगे है कि परमाणु मॉडल दिया था। तो परमाणु जो मॉडल है ये किसने दिया था, तो ये रदरफोर्ड दिया है परमाणु का मॉडल। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व कौन सा है। तो ये उच्च गलनांक कार्बन का होता है सबसे ज्यादा। आगे है दोस्तों कि कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ये ऊर्ध्वपातन द्वारा। आगे है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। तो होगा 837:1 होता है। आगे है दोस्तों कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। जे थॉमसन ने आविष्कार
जे जे थॉमसन ने किसका खोज किया था? तो ये इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे जे थॉमसन। आगे है कि पदार्थ के चौथा अवस्था ये प्लाज्मा कहलाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु के मौलिक कण नहीं होता है? तो मौलिक कण नहीं है ये अणु, ठीक है, बाकी सब है अमौलिक कण। न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? न्यूट्रिनो का खोज पाउली ने किया था, ठीक है, न्यूट्रॉन के चैडविक, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु जो सिद्धांत है ये डाल्टन ने इसको दिया था। आगे है कि आपका तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है क्या कहलाता है? ये हो गया परमाणु कहलाता है। चलिए दोस्तों अब अगला हम लोग सेट देखते हैं। अगला 24 नंबर सेट है आपका, देखिए यहाँ पे है 24 नंबर। चलिए आगे है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? तो रेडियो जो धर्मिता है ये हेनरी बेकलर ने किया है, रेडियो धर्मिता का खोज। आगे है दोस्तों कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता जो है किसका गुण है? नाभिक का गुण है। आगे है कि रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? तो ये उत्सर्जन जो करता है आपका अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करता है रेडियो धर्मी तत्वों। आगे है कि परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है आपका परमाणु विखंडन द्वारा किया जाता है। आगे है कि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन था? तो अप्सरा था ये भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर। आगे है दोस्तों कि विखंडन, परमाणु विखंडन को डेडेस से बने नियंत्रण रॉड का उपयोग करके नियंत्रण किया जाता है। तो मैंने इसका नियंत्रण जो किया जा सकता है ये बोरॉन के रॉड बनाकर किया जा सकता है। आगे है कि गामा किरणें किससे बनी होती है? तो गामा जो किरणें हैं दोस्तों ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का बना होता है। गामा किरण की खोज किसने किया था? तो गामा किरण का खोज जो किया था हेनरी बेकलर ने किया था, ठीक है, गामा किरण का खोज आपका हेनरी बेकलर ने किया था। आगे है कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। आगे है दोस्तों कि 1 मोल बराबर होता है। तो 1 मोल बराबर याद रखिएगा ये 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है, 2 नंबर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि बॉयल का नियम लागू होता है। तो बॉयल का जो नियम है नियत तापमान पर लागू होता है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या होगा? तो गैस प्रसारित करने पर ये ना दाब घट जाता है। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है यहाँ पे आपका कि परम ताप किस नियम का परिणाम है? तो परम ताप जो है ना किसका नियम का परिणाम है ये? तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स का नियम, ठीक है, चार्ल्स के नियम का परिणाम है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस का जो ऊर्जा है दोस्तों ये हो गया मोलों की संख्या पर आधारित है, निर्भर करता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परमताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये चार्ल्स का नियम कहलाता है। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? तो ये रासायनिक उदाहरण, ठीक है, याद रखिएगा मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे हो गया कि आदर्श गैस का समीकरण क्या है? तो आदर्श गैस का जो समीकरण है पीवी बराबर NRT ये होता है। ये पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन जो दोस्तों। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है, मैंने सभी गैसें जो है ना शून्य आयतन घेरती है, वो कितना पर? तो ये हो जाएगा आपका -263 डिग्री सेल्सियस पर। आगे है दोस्तों कि गैसों के विसरण का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने किया था, वही ग्राहम बेल हो जाएगा। आगे हो गया कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार होता है? तो ये नियम जो है ना दोस्तों ये एवोगाड्रो की परिकल्पना है, एवोगाड्रो। आगे है दोस्तों
कि रेडियम किसी से प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम जो है ना ये पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। आगे है कि पिच ब्लेड किसका अयस्क है, तो ये पिच ब्लेड जो है ना यूरेनियम का अयस्क है। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपका भारी जल का प्रयोग किया जाता है। आगे है, देख लीजिए आगे क्वेश्चन, गैसीय समीकरण पीवी बराबर एन आर टी में आर का आर क्या प्रदर्शित करता है, तो आर जो प्रदर्शित करता है दोस्तों ये एक मोल गैस का प्रदर्शित करता है। आगे है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, तो लोहे में जंग जो लगता है ये उदाहरण है आपका रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, लोहा में रासायनिक परिवर्तन। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो न्यूक्लियर जो बम है उसको बनाने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये यूरेनियम 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ किसके बने होते हैं, तो ये जो बना होता है कैडमियम का बना होता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईंधन के रूप में जो है ना यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है, तो परमाणु त्रिज्या है ना इसको फर्मी में मापते हैं, फर्मी में। आगे है कि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, एक फर्मी में जो होता है ना दोस्तों ये 10 के पावर 15 -15 मीटर होता है। आगे की रेडियो सक्रियता की माप किसने की थी, तो रेडियो सक्रियता का माप जो है ना जीएम काउंटर ने किया है, जीएम काउंटर। आगे है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है, तो हाइड्रोजन बम जो है ना एडवर्ड टेलर ने किया हाइड्रोजन बम का आविष्कार। आगे है दोस्तों कि प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया, तो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना एनरिको फार्मी ने बनाया है। आगे है, देखिए यहाँ पे है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो एवोगाड्रो संख्या जो है ना वही उधर पढ़े हम लोग 6.022 मल्टीपल 10⁻23 ये होता है। आगे है कि रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त है, तो जीवाश्मों का जो उम्र है ज्ञात करता है। आगे है दोस्तों कि यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो यूरेनियम जो है ना डेटिंग चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए। आगे है कि परमाणु रिएक्टर क्या है, तो परमाणु रिएक्टर जो है ना आणविक भट्टी है, आणविक भट्टी। चलिए अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। अगला 25 नंबर टॉपिक है, देख लीजिए 25 नंबर टॉपिक यहाँ पे है दोस्तों, मोम का गलना उदाहरण है। तो मोम का गलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, मोम का जलना। मोम का जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन, लेकिन गलना बोलेगा दोस्तों तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। देख लीजिएगा ये यहाँ गलना और जलना में फर्क है, जलेगा तो रासायनिक हो जाएगा और गलेगा तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। देख लीजिए ये इस तरह से समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, इधर गलत हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। आगे है दोस्तों कि चांदी का लैटिन नाम क्या है, तो ये जी देखिए शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। और यहाँ देखिए चांदी की सतह को काला कर देता है, तो चांदी का जो सतह है ये ओजोन जो है ना काला कर देता है, ओजोन। आगे है कि धातुओं का राजा किसको कहते हैं, सोना को कहते हैं, धातुओं का राजा सोना को बोलते हैं। आगे है कि क्विक सिल्वर पारा को बोलते हैं, क्विक सिल्वर जो है ना पारा को बोलते हैं। आगे दोस्तों की अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ठीक है, इसमें 3 नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। आगे है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है ये आपका अवकरण कहलाता है, अवकरण।
लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। तो लोहा पर जो जंग लगता है ये उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे है दोस्तों कि सबसे आघातवर्धक धातु कौन सा है? ये सोना होता है सबसे आघात धातु जिसको बोलते हैं। आगे है दोस्तों कि सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व है। सबसे भारी जो है ये रेडोन है। देखिए धातु का निष्कर्षण होता है, तो धातु का जो निष्कर्षण होता है ये अयस्क से होता है, अयस्क से। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है? तो पुराना जो किताब है दोस्तों उसका जो कागज है भूरा होने का रीजन है आपका ये सेलुलोज के ऑक्सीकरण से होता है, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। आगे है कि किसको किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो किरोसिन में जो डुबा कर रखा जाता है सोडियम को रखा जाता है। आगे कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो ये सभी को, देखिए लिथियम को, पोटेशियम, सोडियम को काटा जाता है चाकू से। आगे कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो अधातु बोला है तो ये ब्रोमीन हो जाएगा, लेकिन धातु बोलता था पारा हो जाता है। आगे है दोस्तों कि धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो धातु जो है ना जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। आगे है दोस्तों, आगे है आपका कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आयोडीन में ये चमक पाया जाता है। आगे है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो धातु बोला था पारा हो जाएगा और धातु बोलेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला जो सोना है दोस्तों ये 22 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध बोलेगा तो 24 कैरेट का। ठीक है। आगे निम्न से कौन सी रेडॉक्स प्रक्रिया नहीं है? रेडॉक्स जो प्रक्रिया है वो कौन नहीं है? तो ये पानी में नमक घोलना रेडॉक्स प्रक्रिया नहीं है। आगे है दोस्तों कि सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर जो धातु ये प्लेटिनम है। आगे है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना होता है तो ये 75% होता है। आशा की धातु कहलाता है। आशा के धातु जो है ना यूरेनियम को बोलते हैं। आगे है दोस्तों कि सोडियम की अधिकता से रक्तचाप क्या होता है? सोडियम के अधिकता से रक्तचाप बढ़ जाता है, घटता है। ठीक है, यह बढ़ जाता है। ठीक है, रक्तचाप बढ़ जाता है। आगे है कि चूहा के विष के रूप में उपयोग होता है। तो चूहा का जो विष है इसके रूप में उपयोग होता है जिंक फॉस्फाइड का। ठीक है, ये 3 नंबर हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड। आगे है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम जो है ना ये आपका 11 पर होता है। ठीक है, सोडियम 11 पर होता है। आगे है दोस्तों, आगे कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोना और चांदी का जो शुद्धिकरण होता है इसमें आपका नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल हो गया। आगे है दोस्तों कि सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये गैस जो है ना हाइड्रोजन निकलती है। आगे है यहाँ पे कि सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का जो लैटिन नाम है दोस्तों ये ओरम है। ठीक है, ओरम, AU शॉर्ट में बोलते हैं इसको। भविष्य का धातु कहा जाता है। तो भविष्य का धातु टाइटेनियम को बोलते हैं। ठीक है, भविष्य का। अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अमोनिया का निर्माण जो है हैबर विधि के माध्यम से किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो उत्प्रेरक का नाम लोहा है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सोटू ये याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों कि कौन सा तत्व नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है? तो ये हो गया राइजोबियम होता है, राइजोबियम। आगे है दोस्तों कि पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयुक्त शुक्राणुओं को
किस में रखा जाता है? तो ये है द्रव नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के द्रव में रखा जाता है। आगे है दोस्तों कि सफेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो सफेद या लाल या भूरा जो भी है जल में रखा जाता है। ठीक है, अगला हम लोग 26 नंबर टॉपिक को यानी सेट को देखते हैं। चलिए 26 नंबर सेट में है दोस्तों कि किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा का प्राप्त हेमेटाइट द्वारा होता है। ठीक है, हेमेटाइट हो गया 1 नंबर। प्लस 3 नंबर आगे है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। आगे है कि अयस्कों से धातु का निष्कर्षण कहलाता है। तो ये जो कहलाता है दोस्तों ये मेट्रोलॉजी कहलाता है, मेट्रोलॉजी। आगे है कि टांका किसका मिश्रण होता है? तो यह टीन और सीसा का टांका मिश्रण होता है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु नहीं है, तांबा नहीं है मिश्र धातु। आगे है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील जो है ना पोटेशियम होता है। आगे है दोस्तों कि सिनेवार किसका अयस्क है? तो ये सिनेवार जो है ना आपका पारा का अयस्क है। सिनेवार कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोडियम के अयस्क हैं। तो सोडियम का अयस्क है दोस्तों ये आपका सभी है, यानी बोरेक्स है, चिली साल्टमीटर है, साल्टपीटर और सोडियम कार्बोनेट, ये सब सोडियम के अयस्क हैं। आगे है देखिए यहाँ पे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ना दोस्तों ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। कई बार पूछा है ये। पीतल किसका मिश्रण है? तो पिताजी याद रखेगा, तांबा और जस्ता। आगे है दोस्तों कि गन मेटल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो मिश्र जो धातु है ये गन मेटल ये तांबा, टिन और जस्ता का है, तीनों का। आगे है दोस्तों देखिए स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें बढ़ाई जाती है। तो स्टील में जो बढ़ाया जाता है ये कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। आगे है दोस्तों कि लोहा जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाता है। ठीक है, जंग लगता है तो लोहा का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ देखिए बढ़ जाता है। आगे ये है क्वेश्चन के फ्यूज तार किसका मिश्रण है? तो फ्यूज तार जो है ना दोस्तों ये टीन और सीसा का मिश्रण होता है। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिए कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग जो होता है ना एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो स्टील में जो कार्बन होता है दोस्तों 0.1 से 1.5 होता है प्रतिशत में। आगे है कि चांदी का निष्कर्षण किससे होता है? तो चांदी का जो निष्कर्षण होता है कि अर्जेंटाइट से होता है, अर्जेंटाइट। आगे है दोस्तों कि हीरा का आकार होता है। तो हीरा का जो आकार होता है दोस्तों ये चतुष्कोणीय होता है, चतुष्कोणीय। आगे है कि कार्बन का परमाणु भार होता है। कार्बन का 12 परमाणु भार होता है, अक्रमांक 6 होता है, याद रखिएगा। आगे है कि कार्बन के अपरूप हैं। तो कार्बन का अपरूप जो है दोनों हीरा और ग्रेफाइट दोनों है। आगे है दोस्तों कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट। आगे है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है ना दोस्तों ये थोरियम का अयस्क है, मोनोजाइट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है कि लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो लोहा को निकेल मिलाया जाता है इस्पात में बदलने के लिए। आगे है दोस्तों कि गैस का विलय क्या कहलाता है? तो गैस का जो विलयन है ये वायु कहलाता है। ठीक है। आगे है कि कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो कार्बन का जो मात्रा है ये ढलवा लोहा में होता है और कोयला में एंथ्रासाइट। आगे है दोस्तों कि किसके उत्पादन में ईस्ट प्रयुक्त होता है? तो ईस्ट जो प्रयुक्त होता है ये ब्रेड तथा बियर दोनों के उत्पादन में। आगे है कि हर्न सिल्वर कहलाता है। तो हर्न सिल्वर जो है ना दोस्तों ये सिल्वर क्लोराइड को हर्न सिल्वर बोलते हैं। आगे है कि अयस्क है।
में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है। जो अयस्क है इसमें उपस्थित जो अशुद्धि है इसको गैंग बोलते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, गैंग याद रखिएगा। आगे है कि किससे सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है। तो सड़े हुए अंडे के समान जो है ना इसका गंध आता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध आता है सड़े हुए अंडे के समान। ठीक है, आगे है दोस्तों, विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का जो सुचालक है वो आपका ग्रेफाइट है। ठीक है ना, विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट। इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों, सड़े हुए अंडे के समान ये अमोनिया है या हाइड्रोजन सल्फाइड, थोड़ा सर्च आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, ये आगे है दोस्तों कि ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में होता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है ना ये स्नेहक रूप में, उसमें जो है ना आपका ये आंसर इसका हाइड्रोजन सल्फाइड ही दिया हुआ है, इसलिए हम हाइड्रोजन सल्फाइड बोल रहे हैं। इसे पढ़े थे तो अर्जुन भी कंफ्यूजन हो रहा है। आगे कि ग्रेफाइट का उपयोग जो है ना स्नेहक के रूप में किया जाता है। आगे है दोस्तों कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है। तो लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। आगे है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी जस्तीकरण का। आगे है दोस्तों कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम का आम समस्थानिक है। तो यूरेनियम का जो समस्थानिक है ये हो गया यूरेनियम 238। ठीक है, ये समस्थानिक है। गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण होता है। गन पाउडर और बारूद जो है ना चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का ये मिश्रण होता है। आगे है दोस्तों कि काला शीशा कहलाता है। तो काला शीशा जो है ना दोस्तों ये ग्रेफाइट को बोलते हैं काला शीशा। आगे है कि पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला हम लोग सेट देखेंगे 27 नंबर दोस्तों, ये 27 नंबर सेट आ गया आपका। चलिए 27 नंबर में कि किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। ये देखिए आपका ये आ गया पीरियोडिक टेबल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए ये हो जाएगा, ये आपका सॉरी यहाँ पे याद रखिएगा मुद्रा धातु बोल रहा है ना, मुद्रा धातु आपका 1 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, ये IB मैंने 1B जो है ना ये मुद्रा धातु कहलाता है 1B। ठीक है, आगे है दोस्तों कि भविष्य का ईंधन कहलाता है। तो भविष्य का जो ईंधन है आपको हाइड्रोजन को बोलते हैं भविष्य का ईंधन। आगे की सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो कौन सा है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, याद रखेगा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्लोरीन। आगे की अधातु सारणी में आवर्त सारणी में अधातुओं की आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है। तो धातु जो है ना आवर्त सारणी में ये आपका 91 गो धातु है। आगे है दोस्तों कि आवर्त नियम किसने दिया था। तो आवर्त का जो नियम है ये मेंडलिफ ने दिया है आवर्त का नियम। आगे है दोस्तों कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला जेनॉन जो है ना ये अक्रिय गैस है। आगे है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है दोस्तों ये 1 ही होता है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे की द्रव दाब बढ़ने पर द्रव की विलेयता क्या हो जाएगी। तो द्रव की जो विलेयता है बढ़ जाता है दाब बढ़ने से। आगे है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। मैंने वर्गीकरण जो किया है सबसे पहले तत्वों का ये डोबरेनर ने किया है। ठीक है, आगे है दोस्तों की अवतल आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है ये हाइड्रोजन है। आगे है दोस्तों की सबसे हल्का हैलोजन तत्व है। तो सबसे हल्का हाइड्रोजन में कहेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा, हाइड्रोजन में फ्लोरीन। आगे है दोस्तों कि आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितना है। 11 गो गैस है आवर्त सारणी में। आगे है पदार्थ ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से
क्या होता है? तब्दीलियता ताप बढ़ने से ये बढ़ती है, ठीक है। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग वर्ग वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 गो वर्ग हैं। देखिए आगे है दोस्तों, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो ये रेडॉन जो है ना, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए 4 नंबर हो जाएगा, रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आगे है कि कोलाइड विलयन जो है ना, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, तो ये सभी है, यानी दूध, मैला जल, मट मैला जल और रक्त, ये सब है कोलाइडी विलयन का उदाहरण। आगे है कि तत्वों की वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन था? तो अष्टक जो नियम दिया था दोस्तों, ये न्यूलैंड दिया था, न्यूलैंड याद रखेंगे। डोबनर जो है ना, ये न्यूलैंड से ही। और आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो आवर्त सारणी में जो धातु है ये बाईं ओर है, बाईं ओर है। आगे है दोस्तों कि ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन क्या है? तो ठोस अवस्था में जो हाइड्रोजन है ये आयोडीन कहलाता है। आगे है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तत्वों से संबंधित तिर्यक नियम ये डोबनर ने दिया है। तिर्यक नियम डोबनर, ठीक है ना। और अष्टक नियम न्यूलैंड। निलंबन कणों का आकार होता है, देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है निलंबन वाला। तो ये देखिएगा 10 के पावर -2 से 10 के पावर -4 होता है। आगे है दोस्तों कि आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो आवर्त सारणी में जो है ये दाहिनी ओर दिया गया है अधातु का, और बाईं ओर हो जाएगा धातु का। आगे है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहते हैं? तो इसको जो है ना हाइड्रोजन कहते हैं। आगे है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक वाला में जो है ना परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक। आगे है दोस्तों कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन का खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया है, हाइड्रोजन का खोज। आगे है दोस्तों देखिए यहाँ पे है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, तो अक्रिय गैस जो है ना इसका संयोजकता 0 होता है, ठीक है, इसका नहीं होता है, यानी 0 होता है। आगे है दोस्तों देखिए यहाँ पे अक्रिय गैस का अन्य नाम है, तो अक्रिय गैस को जो ना उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, नोबेल गैस भी बोलते हैं, ये दोनों बोलते हैं, ठीक है। आगे है दोस्तों कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? तो प्रत्येक का ये क्षार धातु होता है, क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो अंतिम जो सदस्य होता है दोस्तों ये निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है, ये नोबेल गैस। आगे है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो अंतिम सदस्य जो है निष्क्रिय गैस हो गया, ठीक है, निष्क्रिय गैस। आगे हो गया कि कोलाइडी कणों का आकार होता है, तो कोलाइडी कणों का जो आकार है ना ये याद रखिएगा 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेमी होता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी से किस वर्ग में रखा जाता है? तो ये है ना 18वां वर्ग में रखा जाता है उत्कृष्ट गैसों को, यानी कि वही नोबेल गैस। अक्रिय गैस की कुल संख्या कितना है? तो ये अक्रिय गैस जो है ना दोस्तों 6 गो है। चलिए आगे है कि गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन है, तो गैसीय अवस्था में जो हेलोजन है ये सभी है, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये सब है गैसीय अवस्था में। आगे है दोस्तों कि हीलियम किस ब्लॉक के सदस्य है? तो हीलियम जो होता है ना ये इस ब्लॉक के सदस्य हीलियम। आगे है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 7 गो आवर्त होता है। आगे है दोस्तों कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर जो है ना सभी ब्लॉक जो सदस्य होते हैं ये पी ब्लॉक के होते हैं। आगे है कि हाइड्रोजन तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 28 नंबर
जो सेट है दोस्तों इसको देख लेते हैं। 28 नंबर सेट में है कि भारी जल कहलाता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, भारी जल। आगे दोस्तों जल का शुद्ध रूप क्या है, तो ये वर्षा का जल जो है ना शुद्ध होता है। गुब्बारों में जो है ना दोस्तों कौन सा, एक मिनट यहाँ देखिए, हाँ, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारों में जो भरी जाती है हीलियम भरा जाता है। ठीक है, तो कहीं हाइड्रोजन भी देता है, इसमें हीलियम है। ठीक है, फूलों का रंग को उड़ा देता है, तो फूलों का जो रंग को उड़ाता है ये फ्लोरीन है। ठीक है, सॉरी ये क्लोरीन हो जाता है। क्लोरीन जो है ना फूलों के रंग को उड़ा देता है, क्लोरीन। आगे दोस्तों की भारी जल का सूत्र होता है, तो D2। ठीक है दोस्तों, ये फास्ट में थोड़ा पढ़ रहे हैं तो इससे फ्लो में कुछ कुछ इधर उधर हो जा रहा है, तो ध्यान से बना दीजिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, तो ये शुष्क पदार्थ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आगे दोस्तों कि अम्ल का स्वाद होता है, तो अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है। ठीक है दोस्तों, खट्टा होता है। CO2 गैस की प्रकृति होती है, तो CO2 जो है ना ये है आपका अम्लीय गैस होता है। आगे दोस्तों कि ओ CO गैस की प्राकृतिक होती है, यानी कि जो प्रकृति है इसका CO का क्या है, तो ये होगा उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है। आगे है कि शुद्ध होता है, तो 7 होता है। अम्ल का pH मान अम्ल का 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। आगे है दोस्तों कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो ये अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट, ये होता है। आगे है दोस्तों कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीला को लाल करेगा अम्ल और लाल को नीला करेगा क्षार। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है कि अम्लराज का सूत्र होता है, तो अम्लराज जो है ना इसका सूत्र है दोस्तों ये 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि HNO3 + 3HCl। ठीक है, ये होता है। आगे है दोस्तों कि अम्ल वर्षा किसका उदाहरण है, तो SO2 NO2 याद रखिएगा, SO2 NO2। ठीक है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ये हो जाएगा 2 नंबर। आगे है दोस्तों कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में जो अम्ल होता है ये मौलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। अम्लों का राजा कहलाता है, अम्लों का राजा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा बोलते हैं। आगे है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। आगे है कि वनस्पति तेल से संबंधित घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन है, ये ना नाइट्रोजन नहीं हाइड्रोजन का इसमें प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कच्चा अम्ल जो है ये दोनों हो जाएगा, एथिलीन और एसिटिलीन। ठीक है, आगे है हंसाने वाले गैस कहलाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना ये हंसाने वाली गैस कहलाती है। आगे है कि भारी जल यानी D2O का अनुभार कितना होता है, तो ये 20 होता है। ठीक है, भारी जल का अनुभार 20 होता है। आगे दोस्तों कि सर्वात्रिक विलायक कहलाता है, सर्वात्रिक जो विलायक है ये कहलाता है दोस्तों आपका जल। अब है आगे की कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है, तो ये जो है ना आपका एसिटिलीन गैस का उत्पन्न किया जाता है। आगे की खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है, तो खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए जो है ना आपका ये बेंजोइक अम्ल होता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल। आगे की अश्रु गैस कहलाता है, तो अश्रु गैस है ना दोस्तों ये अश्रु गैस आपका ये क्लोरोएसिटोफिनोन ये कहलाता है। आगे है कि भोपाल गैस त्रस्ती किस गैस से हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखिए कई बार पूछा है 1984 में 3 दिसंबर को ये हुआ था घटना। आगे है कि भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार किसे माना जाता है, तो ये है ना आपका वारेन एंडरसन,
वारेन एंडरसन को माना जाता है। आगे है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ये CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है दोस्तों कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये क्षार करता है। भोपाल गैस त्रासदी का घटना देख लीजिए, आगे आगे यहाँ पे तो 3 दिसंबर 1984, ठीक है, ये घटना घटा था। आगे है दोस्तों कि क्षार का जो pH मान होता है कितना होता है, तो ये 7 से अधिक होता है। आगे है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में जो अम्ल होता है दोस्तों ये आपका लैक्टिक अम्ल होता है। वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयुक्त होता है, तो एसिटिलीन गैस प्रयोग होता है वेल्डिंग में। चूने चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड दूधिया कर देता है। आगे है कि कपड़े पर से जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है ना दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए 29 नंबर हम लोग अब सेट को देखेंगे, इसके बाद 30 नंबर लास्ट होगा, लास्ट नहीं होगा मैंने कि फिर चालू रहेगा, लेकिन ये 15-15 का सेट हम लेके आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो घबराने की बात नहीं, सब समाप्त हो जाएगा आपका 4 दिन में। मार्स गैस कहलाता है, मार्स गैस जो है ना दोस्तों ये आपका मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ की मूत्र का जो pH मान है उधर हम लोग पढ़े थे 6 होता है और रक्त का 7.4। आगे है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो आपका एल्केन है, ठीक है, एल्केन याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि LPG किसका मिश्रण है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, PPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ब्यूटेन प्रोपेन को जो है ना LPG का मिश्रण कहते हैं। आगे है कि कृत्रिम सिल्क कहलाता है, कृत्रिम जो सिल्क है दोस्तों ये याद रखिएगा, ये आपका रेयन है, रेयन कृत्रिम सिल्क है। आगे है कि भूरा कोयला कहलाता है, तो भूरा कोयला जो है ना दोस्तों ये आपका लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। आगे है कि द्रव सोना कहा जाता है, तो जो द्रव सोना है ये द्रव सोना जो है ना ये आपका हो जाएगा पेट्रोल को कहते हैं द्रव सोना। आगे है दोस्तों कि रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है, तो रॉकेट में जो प्रयुक्त ईंधन है प्रणोदक कहलाता है। निम्न कोटि का कोयला किसको कहते हैं, निम्न कोटि का कोयला है ना पीट कोयला को निम्न कोटि का कोयला बोलते हैं। आगे है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है, तो ये ब्यूटेन होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कि बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है, तो बुलेट प्रूफ जो है ना ये आपका पोलियमाइड है, ठीक है ना, पोलियमाइड 2 नंबर हो जाएगा। आगे है कि अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि एल्काइन का सूत्र जो है ना माइनस वाला होगा, यहाँ माइनस में कौन है, एल्काइन है ना दोस्तों, अच्छा सॉरी, एल्काइन का सूत्र जो है ना आपका ये हो जाएगा CnH2n-2 होता है, ठीक है। आगे है वही माइनस वाला हो गया। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था, CV देसाई गोबर गैस के आविष्कार किया था, ठीक है, CV देसाई राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो मीथेन होता है गोबर गैस में। आगे है दोस्तों कि LPG को विशेष गंध देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो ये मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। आगे है कि नींबू का pH मान 2.2 होता है, ठीक है ना, नींबू का pH मान 2.2 होता है। आगे है दोस्तों कि रेयन निर्माण किससे होता है, तो रेयन का जो निर्माण होता है दोस्तों ये सेलुलोज से होता है। आगे है दोस्तों कि PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो PVC जो है ना ये विनाइल क्लोराइड द्वारा प्राप्त किया जाता है, विनाइल क्लोराइड। आगे है कि जल गैस किसका मिश्रण होता है, तो जल गैस जो है ना CO+H2 का मिश्रण होता है जल गैस। आगे है दोस्तों कि कोयले की खदानों से कौन सी गैस निकाली जाती है, तो कोयले के खदानों से जो है ना आपका मीथेन निकाला जाता है, ठीक है। आगे है कि pH मान का निर्धारण किसने किया था, तो ये जो है ना आपका
सोरेनसन ने किया है। आगे है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, तो प्रोड्यूसर जो गैस है ये CO+N2 होता है, CO+N2। आगे है दोस्तों कि सर्वोत्तम कोयला होता है, तो एंथ्रासाइट, इसमें ज़्यादा पाया जाता है कार्बन। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा है, तो पहला रेशा जो है ना नायलॉन है। आगे है दोस्तों कि प्राकृतिक गैस का संगठक है, तो प्राकृतिक का जो है ना ये सभी है, प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन, ये सभी है प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक। आगे है दोस्तों कि कांच क्या है, तो कांच जो है ना दोस्तों ये कोलाइड है, ठीक है ना, कोलाइड याद रखेगा, कांच क्या है, एक कोलाइड है। यहाँ देखिए प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोगशाला में पाइडेक्स जो कांच है इसका उपयोग किया जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो ये ब्यूटेन होता है, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। आगे है कि समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे है दोस्तों कि अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में। आगे है दोस्तों को उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो वो उदासीन का 7 होता है, ठीक है, क्षारीय का 7 से अधिक, 7 से कम हो गया अम्लीय का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन संख्या से, ये कई बार पूछा हुआ है। आगे है दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, हाइड्रोकार्बन का जो है ना कच्चा तेल है। आगे है दोस्तों कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं, तो ये जो है ना आपका प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त में आपका एथाइन हो जाएगा, ठीक है ना, एथाइन। गैसोहॉल किसका मिश्रण है, तो ये गैसोलीन और एथेनॉल का है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर सेट, 30 नंबर सेट यहाँ पे है दोस्तों कि रसायन दृष्टि से चूना का पानी होता है, तो रसायन दृष्टि से चूना का पानी जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे है कि टीएनटी क्या है, तो ये विस्फोटक है, टीएनटी विस्फोटक है। देखिए नोबेल का तेल किसको कहते हैं, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को बोलते हैं, 3 नंबर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये NH2CONH2 ये होता है यूरिया का सूत्र। आगे है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है ना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये होता है। आगे है दोस्तों कि प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर टेपों पर लेपित पदार्थ कौन सा होता है, तो ये जो लेपित पदार्थ होता है दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ मैंने टेप रिकॉर्डर में ना, तो ये जो होता है ना दोस्तों ये आपका आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो संगमरमर का जो है ना एक कैल्शियम संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना बोलते हैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये संगमरमर का रासायनिक नाम है। आगे है दोस्तों कि चश्मों का लेंस बनाने में किसका कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है चश्मा का लेंस बनाने में। जिप्सम का सूत्र बताना है, देखिए जिप्सम का जो सूत्र है दोस्तों ये हो गया 4, यानी CaSO4 2H2O, ये 4 नंबर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, सभी है, सिलिका है, चूना है, एल्यूमिना है, ठीक है, ये सभी है। फोटोग्राफी में फिक्सल के रूप में प्रयुक्त रसायन क्या है, तो फिक्सल के जो रूप में रसायन है ये हो गया आपका सोडियम थायोसल्फेट। आगे दोस्तों कि पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण ये होता है, ठीक है, बेरियम के कारण होता है, 4 नंबर हो जाएगा इसका। आगे है दोस्तों कि आतिशबाजी में देखा जाने वाला गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये हो गया स्ट्रासियम के कारण, ठीक है। आगे है दोस्तों कि बारूद का खोज किसने किया है, तो बारूद का जो खोज किया है
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रोजर बेकन याद रखिएगा, बारूद का खोज। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है। आगे की पोर्टलैंड सीमेंट का खोज किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है, जोसेफ एस्परडीन जो है ना, इसने किया है। आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स का अन्य नाम बोल रहा है, तो आरडीएक्स का जो अन्य नाम है ये जो है साइक्लोनाइट है, साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन का बना होता है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नेफ्थलीन का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कोलतार, ठीक है ना, कोलतार। आगे है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड याद रखिएगा। आगे है कि बुझा बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम, वो बिना बुझा हुआ था और ये बुझा हुआ है, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया इसका नाम, ठीक है। आगे है कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये सबसे पहले जो किया था ना यूरिया का संश्लेषण, ये बोहलर किया था, ठीक है, बोहलर। आगे है कि मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो मानव जो मूत्र है ये यूरिया का दुर्गंध देता है। चलिए दोस्तों आगे है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन जो सोडा है दोस्तों, इसका सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है। आगे है दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। आगे है कि शुष्क बूझा चूना जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? जो प्राप्त होता है दोस्तों, ये ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर याद रखिएगा, प्राप्त होता है। आगे है दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है ये CaOCl2 होता है। आगे है दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से जो है ना इथाइल एल्कोहल बनता है, इथाइल एल्कोहल। आगे है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में ना सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। आगे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना दोस्तों, ये जिप्सम से बनता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे है दोस्तों कि जस्ते का फूल कहलाता है, तो जस्ता का जो फूल है ना ये जिंक ऑक्साइड को जस्ता का फूल कहते हैं। आगे है कि यहाँ पे निम्न में मोती का मुख्य घटक है क्या है? मोती का जो मुख्य घटक है दोस्तों, ये कैल्शियम है। तो दोस्तों हम लोग 15 से 30 तक ये लास्टली कर दिए। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे ये 31 नंबर सेट को पढ़ेंगे, और इसी तरह से आपका 15 सेट लेके हम आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा दोस्तों। तो अगर ये पहला 1 से 5 तक सेट नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, बिहार SSC करके जो है ना ये साइंस करके मारा गया है, बनाया गया प्ले स्टोर, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।